तो आज हम न्यू बुक फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की न्यू बुक का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटमी साख्त। एक नया चैप्टर है जो आज शुरू होने जा रहा है, फ्रेश चैप्टर है बिल्कुल। तो वो स्टूडेंट जो चैप्टर 2 के मिड से आए थे, जिनको मसला था, अब ये वाला मसला अब उनको चैप्टर 2 में नहीं आएगा, क्योंकि चैप्टर 2 तो बिल्कुल एक फ्रेश न्यू चैप्टर है। न्यू कॉन्सेप्ट, पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट बनते हुए इसके आगे हम बढ़ेंगे। चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटमी साख्त या जौहरी साख्त। इसमें हम डिस्कस करते हैं एटम के स्ट्रक्चर को। एटम क्या चीज़ है, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, व्हाट इज़ एटम। तो देखो, एटम को भी समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा मैटर या मादा। मैटर किसे कहते हैं? मैटर क्या चीज़ होती है भाई? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसको मैटर कहते हैं, उसको मादा कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो मैटर, हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसको मैटर कहा जाता है, मादा कहा जाता है। ठीक है, और मैटर किस चीज़ से मिलकर बना है, मैटर की कंपोजिशन क्या है, इसके बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट आए। कदीम दौर में, आज से 2000 साल पहले या 2200 साल पहले, 220 BC में, बिफोर क्राइस्ट में, एक ग्रीक फिलोसफर थे, यूनानी फ़लसफ़ी थे, जिनका नाम था एरिस्टोटल, अरस्तु। एक ग्रीक फिलोसफर थे हज़ारों साल पहले, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, एरिस्टोटल, जिनको अरस्तु कहते हैं। अरस्तु ने क्या किया था बच्चों, एक कॉन्सेप्ट पेश किया था 4 बेसिक एलिमेंट का, कि दुनिया की तमाम चीज़ें 4 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी हैं। वो 4 बेसिक एलिमेंट क्या थे? फायर, एयर, अर्थ, वाटर। आग, हवा, मिट्टी और पानी। इन 4 चीज़ों से मिलकर दुनिया की हर चीज़ बनी है। इसको वो कहते थे 4 बेसिक एलिमेंट्स, 4 बेसिक एलिमेंट्स। लेकिन इसी के रद्द में एक और कॉन्सेप्ट था जो एटॉमिक कॉन्सेप्ट था, एटॉमिक थ्योरी थी, और वो किसने पेश किया था? उसी दौर में 2 और ग्रीक फिलोसफर थे, एक का नाम था ल्यूकिपस और एक का नाम था डेमोक्रिटस। ल्यूकिपस और डेमोक्रिटस 2020 BC में, 2020 बिफोर क्राइस्ट में, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से भी 220 साल पहले, आज से लगभग 2000 साल पहले, 2200 साल पहले, 2200 साल पहले, ल्यूकिपस और डेमोक्रिटस अरस्तु के दौर के ही थे ये। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया। उन्होंने बोला था नहीं, दुनिया की हर चीज़ आग, हवा, मिट्टी और पानी से मिलकर नहीं बनी, बल्कि हर मैटर बना है छोटे छोटे पार्टिकल से। इसको नाम दिया उन्होंने किसका? एटोमोस। एटोमोस का नाम दिया। एटोमोस खुद ही ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इंडिविजिबल, नाकाबिल तकसीम, जिसको और तकसीम ना किया जा सके। ये 2200 साल पहले ये कॉन्सेप्ट आया था एटोमोस का। डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस ने पेश किया था। ल्यूकिपस के स्टूडेंट थे डेमोक्रिटस, दोनों मतलब उस्ताद थे ल्यूकिपस और शागिर्द थे उसके डेमोक्रिटस। तो उस्ताद और शागिर्द ने सेम नज़रिया मिलकर पेश किया। लेकिन अरस्तु जो था ना, एरिस्टोटल, वो एक बड़ा फिलोसफर था। लोगों ने उसकी बात को एक्सेप्ट किया और डेमोक्रिटस की बात को रिजेक्ट कर दिया और कहा भाई कि वो ज़्यादा बड़ा फ़लसफ़ी, उसको ज़्यादा बेहतर पता है, वो ज़्यादा अच्छा जानता है, तुम लोग नहीं जानते, तो ये तुम्हारी बात गलत है। और एक अरसे तक लोग इस गलत कॉन्सेप्ट के साथ जीते रहे इस दुनिया में, कि दुनिया की हर चीज़, हर मैटर आग, हवा, मिट्टी और पानी से मिलकर बना है। अब डेमोक्रिटस के इस नज़रिए को दोबारा जिंदा किसने किया? नाम सुना होगा आपने, जॉन डाल्टन। 1803 में, 1803 में एक इंग्लिश केमिस्ट थे, इंग्लैंड में रहने वाले कीमियादान थे। उन्होंने दोबारा से एटॉमिक थ्योरी को ज़िंदा किया और उन्होंने कहा कि वाकई में दुनिया की तमाम चीज़ें छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी। लेकिन अब उसके एटमोस की बजाय क्या नाम दे दिया उसको? एटम। OS हटा दिया, आज भी एटम कहा जाता है। तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मादे का सबसे छोटा ज़र्रा एटम कहलाता है। दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको और ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता, वो इनडिस्ट्रक्टिबल, इनडिविजिबल पार्टिकल है, एटम का नाम दिया गया। और एटम के बारे में कहा जॉन डाल्टन ने कि एक सॉलिड बॉल की तरह है, एक बिलियर्ड बॉल की तरह है, एक स्नूकर के बॉल की तरह है, कि उसके अंदर और कुछ नहीं है। एटम पूरा का पूरा सिर्फ एटम ही है बस। ये एटम का कॉन्सेप्ट पेश किसने किया भाई? जॉन डाल्टन ने, जे डाल्टन ने। अच्छा, ये बात इसकी गलत थी जब उसने कहा था ना कि एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, तो ये इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी। ये इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी, उसने गलत बात कही थी। ठीक है, चूँकि एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। बाद में कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने एटम के अंदर और छोटे पार्टिकल निकाल दिए, जिनको कौन सा पार्टिकल कहा जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स भी इनको हम कहते हैं। तो जो 3 है असल में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 अलग अलग पार्टिकल निकाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इन पार्टिकल्स के बारे में नीचे जो कंप्लीट टेबल मैंने बनाई है, इसकी डिटेल्स यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पार्टिकल का नाम लिखूँगा, यहाँ पर उस पार्टिकल के डिनोट किससे किया जाता है? इस कॉलम में
यहाँ उसको डिस्कवर किसने किया, दरियाफ्त किसने किया, साइंटिस्ट का नाम लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा किस साल उसको डिस्कवर किया गया, यहाँ लिखूँगा मेथड क्या था डिस्कवरी का, किस मेथड के थ्रू उसको डिस्कवर किया गया, क्या मेथड था, क्या अपरेटस था। इसमें लिखूँगा चार्ज, चार्ज क्या है, उस पर चार्ज की वैल्यू कितनी है और मास वज़न कितना है। ये अब इसको समझना है कंप्लीट टेबल को, चूँकि सारी इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ। पुरानी बुक के अंदर, ओल्ड बुक के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन थी, अलग अलग क्वेश्चंस बना करते थे, लॉन्ग क्वेश्चन। इस बार न्यू बुक के अंदर इस पोर्शन को शॉर्ट कर दिया, डिस्कवरीज के पोर्शन को शॉर्ट कर दिया, बस बेसिक बातें बता दी हैं और बाकी एडवांस चीज़ों को थोड़ा लॉन्ग कर दिया। तो इस बार ऐसे ही किया गया, मैथमेटिक्स की बुक में भी ऐसा किया गया और केमिस्ट्री में भी ऐसा किया गया कि 9-10 में जो बच्चे पढ़कर आते हैं उनको दोबारा से रिपीट नहीं किया गया। फर्स्ट टाइम में सारी मैथमेटिक्स के अंदर न्यू बातें डाल दी गई हैं जो थोड़ी टफ है, मुश्किल, एडवांस है। केमिस्ट्री में भी सेम ऐसे ही किया गया कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे ना, जो 9-10 में पढ़ के आते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, उस पर ज़्यादा बहस नहीं की गई है, बल्कि उसकी जगह पर उसके सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दी गई है। वरना पुराने बुक में आप देखेंगे तो 10-12 पेज पर था ये, और अब सिर्फ 2 पेज के अंदर ख़त्म कर दे रहे हैं उसको ओवरऑल। तो मैं भी इतना ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आपको रीज़न है कि अब नीड नहीं है उसकी, ठीक है। फिर भी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है उसके बारे में, तो लास्ट ईयर की प्ले लिस्ट बनाई हुई है मैंने पूरी पुराने बुक से, उससे बस ज़रूरत नहीं है उसकी, मैं समझता हूँ, ठीक है। अगर आप कहें सर आप हमें यहाँ पर सर थोड़ी देर में बता रहे हैं, आप 1 घंटे में आप सर ये चीज़ समझाइए, तो 1 घंटे का लेक्चर मैंने डाला वैसी चीज़ पर, बट ज़रूरत इस साल ज़रूरत नहीं है उसकी। इस साल सिर्फ क्या करना है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन चीज़ों को देख ले रहे हैं, ठीक है। तो MCQs के लिहाज से इसलिए मैंने टेबल बना दिया ताकि आपको पॉइंट्स याद हो जाए सारे अलग अलग करके, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करेंगे, फिर प्रोटॉन को, फाइनली न्यूट्रॉन को डिस्कवर करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, फिर प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, फाइनली न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल नेम्स हैं। इसी इलेक्ट्रॉन को कभी कैथोड रेस भी कहा जाता था पहले पुराने वक्तों में, या नेगेटिव रेस भी कहा जाता था उसको, अब इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, न्यू नेम है इसका ये। इसी प्रोटॉन को पहले जैसे कैथोड रे था तो उसको एनोड रेस कहा जाता है, इसको नेगेटिव रे तो उसको, और इसका एक स्पेशल नेम भी था, कैनार्ड रेस। अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कैनार्ड रेस क्यों कहते थे इसको। और इसको सिर्फ न्यूट्रॉन कहा जाता था पहले भी, आज भी सिर्फ न्यूट्रॉन ही कहते हैं, इसका नाम कभी चेंज नहीं हुआ आज तक। तो पार्टिकल हो गया। अब हर पार्टिकल को हम क्या करते हैं, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब इस पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को डिनोट किससे किया जाता है, ई माइनस इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। कभी भी इस तरह से ई लिखा हो और ई के ऊपर अगर माइनस डला हुआ है तो उसका मतलब कि दिस इज़ इलेक्ट्रॉन। तो मैं भी अक्सर ऐसे ही करता हूँ, ई माइनस लगा देता हूँ इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए। कई बार इलेक्ट्रॉन शो करना होता है ना, तो जैसे ई माइनस लिख देता हूँ, मतलब दिस इज़ इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में मूव करता है एटम के। डिस्कवरी को बाद में देखेंगे, पहले तो उसका चार्ज कैसा होता है इलेक्ट्रॉन पर बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज इसका होता है, चार्ज इस पर माइनस आता है, और यहाँ पर इस वाले कॉलम में मैं आपको बता रहा हूँ कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब क्या वैल्यू होती है इसके चार्ज की। तो याद रखनी पड़ेगी आपको, ये चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 सी मतलब है कूलम, चार्ज यूनिट है। तो ये मैग्नीट्यूड याद करना पड़ेगा, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब इस चार्ज को बताया किसने था, इस चार्ज की वैल्यू मालूम की थी एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था मिलीकेन। मिलीकेन नाम का साइंटिस्ट था जिसने चार्ज की वैल्यू बताई थी बाय किस मेथड, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। MCQs में सिर्फ याद रखना है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको कहते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बड़ी क्लासों में आप जाकर उसकी डिटेल पढ़ेंगे। अभी जैसे आपको याद करना है कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलीकेन ने चार्ज की वैल्यू डिटरमाइन की थी, ठीक है। बाकी सेकेंड में जाकर आप उसको पढ़ेंगे कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ऐसा हुआ क्या था जिससे चार्ज मालूम हो गया था। और वो भी फिजिक्स में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे। फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं चार्ज की वैल्यूज़ कैसे निकली, केमिस्ट्री में बस हम याद करते हैं कि ये वैल्यू है। मास आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन लाइटेस्ट पार्टिकल है, एटम का जो लाइटेस्ट सबसे हल्का पार्टिकल है वो क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है। लाइटेस्ट पार्टिकल मैंने लाइटेस्ट लिख दिया ऊपर यहाँ पर। और होता कितना मास है, 9.11 × 10⁻³ kg, इतना मास होता है। ग्राम में लिखेंगे तो 10⁻³ से हम इसको प्लस कर देंगे, तो +3 जब पावर में हम करेंगे तो ये हो जाएगा 9.11 × 10⁻28 हो जाएगा, ग्राम में ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राम और किलोग्राम दोनों में, पुरानी बुक में किलोग्राम में था, न्यू बुक में ग्राम में, मैंने दोनों में लिख दिया, ठीक है। न्यू बुक आप देखेंगे ना अपने घर पे जाकर पढ़ेंगे तो उसमें ग्राम लिखा होगा, वरना पुराने बुक किलोग्राम में था। कोई मसला नहीं है, कन्वर्जन आती है करनी है हमें, किलोग्राम ग्राम कन्वर्जन को मुश्किल काम तो नहीं है। अब आ जाते हैं डिस्कवरर। ये थोड़ी मुश्किल बात है कि उसको डिस्कवर किसने किया। अब इसको डिस्कवर करने वाले में ना 4 अलग अलग साइंटिस्ट का नाम आता है। W क्रूग भी सुनेंगे, जे थॉमसन भी पढ़ेंगे, मिलीकेन का नाम भी सुनेंगे, स्टोनी का नाम भी सुनेंगे। अब
कभी कुछ पढ़ते हैं कभी कुछ पढ़ते हैं। 9 में पढ़ते थे जे थॉमसन, फर्स्ट में पुरानी बुक में था डब्ल्यू क्रूक, और न्यू बुक में अब आ गया जे थॉमसन दोबारा से। तो असल में अब किसने डिस्कवर किया? तो ये कोई एक बंदे का काम नहीं था इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के अंदर। डब्ल्यू क्रूक ने कैथोड रेस को डिस्कवर किया था, रेस को डिस्कवर किया था, और रेस के बारे में वो ये नहीं जानते थे कि ये एटम के पार्टिकल है, लेकिन उन्होंने उस रेस को डिस्कवर कर लिया था, कैथोड रेस को। जे थॉमसन वो साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था कि भाई ये इलेक्ट्रॉन के ये जो कैथोड रेस है ना, ये असल में एटम के फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी जे थॉमसन ने। मिलिकन ने क्या बताया था? चार्ज बता दिया था। और स्टोनी एक साइंटिस्ट है, स्टोनी ने क्या बता दिया था भाई? नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नाम रखा। तो देखा जाए तो हर के कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है, तब आप कुछ भी कह सकते हैं। हमारे बुक में क्या, मैंने यहाँ ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, न्यू बुक के अंदर जे थॉमसन का नाम लिखा हुआ है कि न्यू बुक के अंदर। ओल्ड बुक में डब्ल्यू क्रूक का नाम लिखा हुआ था, लेकिन अक्सर में दोनों ने काम किया। डब्ल्यू क्रूक ने कैथोड रे डिस्कवर किया, और जे थॉमसन ने बताया कि ये कैथोड रे असल में क्या है भाई? एटम के अंदर पाया जाने वाला एक फंडामेंटल पार्टिकल है। तो देखा जाए दोनों ही का काम है ना भाई। जे थॉमसन ने ये चीज़ बताई 1897 में, और डब्ल्यू क्रूक ने ये काम 1886 से भी पहले कर लिया था। काफ़ी पहले कैथोड रे डिस्कवर हो चुके थे, और काफ़ी बाद ये थे थॉमसन ने बताया कि ये असल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन का नाम भी इसने, नाम तो बाद में और स्टोनी ने दिया। समझ में आएगी बात मेरी? तो ये कुछ भी है, आपको बस याद जे थॉमसन याद रखना है आपको। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछे ना तो आप जे थॉमसन बताएंगे, ठीक है? देखा जाए तो क्योंकि इनका भी कोई कंट्रीब्यूशन तो है ही ना, डब्ल्यू क्रूक का भी, इनका भी है। पुरानी बुक में हम लोग डब्ल्यू क्रूक का नाम लिखा करते थे, इस बार हम लिखेंगे जे थॉमसन। और ईयर 1897 एडी जब उन्होंने ऐसा किया, 1897 में। मेथड क्या था, किस मेथड के थ्रू किया बच्चों? डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू किया। अब बुक के अंदर कोई इसके डायग्राम नहीं है, ओल्ड बुक में डायग्राम थी, न्यू बुक में डायग्राम नहीं है, तो मैंने ऐसी छोटी सी डायग्राम एक बना दी है। अब आपको पता है कि जो डिस्चार्ज ट्यूब होता है ना, ग्लास ट्यूब होता है ट्रांसपेरेंट, इसके अंदर कोई गैस भर दी जाती है, और लो प्रेशर पर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लो प्रेशर पर हाई इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। ये क्रूक, डब्ल्यू क्रूक का एक्सपेरिमेंट था, विलियम क्रूक ने एक्सपेरिमेंट किया था, 1886 से पहले किया था एक्सपेरिमेंट। और उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने देखा था कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, और एनोड के बैक साइड पे ग्रीन कलर के ग्लो हो जा रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि एटम के अंदर को नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, तभी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। उनको कैथोड रेस का नाम दिया गया, ये डब्ल्यू क्रूक ने नाम दिया। बाद में थॉमसन ने बताया कि ये जो कैथोड रेस हैं, ये असल में एटम के अंदर एक पार्टिकल है। ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहलाता है, सुना होगा आपने, 9 में भी पढ़ा होगा उसके बारे में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर ये चीज़ थी। बस थोड़ा सा बेसिक मैंने इसके बारे में आपको बता दिया, ठीक है? डिटेल हटा दी गई आपके बुक से, न्यू बुक से इसकी। तो मसला यहाँ तक बस समझ में आ गई। अब इसी चीज़ को लास्ट ईयर जो मैंने पढ़ाया ना, अगर आप मेरे लेक्चर जाकर 1 घंटे का पूरा मैंने ये डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ाया, 1 घंटा पूरा 60 मिनट्स का लेक्चर है। तो अभी मैं 1 मिनट में बता दिया, मेरे को ज़रूरत नहीं है अभी, नीड नहीं है अभी, ठीक है? मतलब मुझे पता है मैं इसको दोबारा से 1 घंटा पढ़ा सकता हूँ, बट नीड नहीं है। जैसे इस बच्चे ने भी कहा ना मोल मेथड, मैंने उसकी नीड नहीं है भाई, उसकी जितनी नीड है मैं उतनी कराऊँगा, ठीक है? क्योंकि टाइम आपका भी कीमती है, टाइम मेरा भी कीमती है। कोशिश करेंगे उसको सही तरह पर यूटिलाइज़ करें, सही चीज़ों पर। प्रोटॉन, सेकंड पार्टिकल है प्रोटॉन। प्रोटॉन को P प्लस से शो करते हैं, इसके डिनोशन है P प्लस लिख देते हैं, P से प्रोटॉन और प्लस चार्ज इसका होता है P प्लस। अब आ जाते हैं इसके चार्ज, चार्ज तो इसका पॉजिटिव होता है, सिंपल, प्रोटॉन पॉजिटिव, P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज के मैग्नीट्यूड याद रखो, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, सेम 1.6 10 की पावर -19 कूलम इसमें भी इतना ही है। और उसको भी भाई मिलिकन ने बताया था, क्योंकि चार्ज दोनों का मिलिकन ने डिस्कवर किया था, मतलब बताया था उसके बारे में, डिटरमाइन किया था। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में काफ़ी भारी होता है, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 10 की पावर -27 kg। अब आप ये नहीं देखो सर ये तो 9.1 है, ये 1.6, ये तो हल्का हो गया, ऐसा कोई नहीं कहा है भाई। तुम पावर देखो ना, -31 -27, कितनी कम वैल्यू है ये, कितनी बड़ी, और ये बड़ी वैल्यू है ना इसके मुकाबले में। तो प्रोटॉन का मास, उसका वजन ज़्यादा हो गया इसके मुकाबले में, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। तो और ग्राम में कह देंगे तो 1.67 10 की पावर -24 ग्राम में ये आ जाएगी। और एक प्रोटॉन बराबर 1836 इलेक्ट्रॉन के, एक प्रोटॉन को जो मास है वो 1836 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। मतलब एक प्रोटॉन इतना भारी होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। अगर एक तराजू ले लो, बैलेंस ले लो, तराजू में एक प्रोटॉन अगर एक तरफ रख दो तो दूसरी तरफ बैलेंस करने के लिए 1836 इलेक्ट्रॉन आपको डालने पड़ेंगे, तब जाकर तराजू क्या होगा, बैलेंस होगा।
बताया ना कि ज़रा भाई प्रोटॉन रखा तो ये भारी हो गया। अब यहाँ आप इलेक्ट्रॉन डालते रहो 1 2 3 4 100 200 500 600 1000 1500 1600 1800 36 जब होगा तब ये जाकर ये बराबर हो गई। मतलब जितना वजन 1836 इलेक्ट्रॉन का है उतना ही वजन एक प्रोटॉन का है। हम ये कह सकते हैं कि अ प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। ये भी कह सकते हैं एन इलेक्ट्रॉन इज़ 1836 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन। बस समझ में आ गई सबको ये वाली बात। तो ये एमसीक्यूज में पूछते हैं आपसे, एक प्रोटॉन कितना गुना भारी है इलेक्ट्रॉन से, तो 1836, ये याद करना है वैल्यू। अब इसको डिस्कवर किसने किया था? इसकी डिस्कवरी किसने की थी? यूजीन गोल्डस्टीन, जिसको हम नॉर्मली 9 में सिर्फ गोल्डस्टीन कहा करते थे। गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट है, जर्मन केमिस्ट था। अच्छा, इसने प्रोटॉन डिस्कवर नहीं, इसने एनोड रेस को डिस्कवर किया था। एक रेस जैसे इसने डब्ल्यू क्रूक ने कैथोड रे डिस्कवर किया ना, इसने एनोड रे डिस्कवर किया था। और ये एनोड रेज असल में प्रोटॉन से, इसके बारे में किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। तो गोल्डस्टीन ने तो 1886 में कर लिया था ये काम, लेकिन रदरफोर्ड ने 1911 में जो है वो बताया था कि ये असल में प्रोटॉन का नाम भी रदरफोर्ड ने दिया था। और रदरफोर्ड ने बताया था कि प्रोटॉन्स एटम के फंडामेंटल पार्टिकल हैं 1911 में जाकर। अच्छा, बुक में, हमारी न्यू बुक में क्या लिखा हुआ है बच्चों कि जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया और गोल्डस्टीन ने 1886 में प्रोटॉन डिस्कवर किया। तो पहले कौन डिस्कवर हुआ? इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन? बुक के लिहाज से तो ये बात समझ में आ रही, लेकिन असल में पहले कौन डिस्कवर हुआ है? इलेक्ट्रॉन। ये भी पढ़ा है आपने। अब वजह क्या है? चूंकि यहाँ पर वो रेस के लिहाज से बात कर ले रहे हैं और यहाँ पर वो रेस के बजाय जिसने बताया था कि ये फंडामेंटल पार्टिकल को, उसके लिहाज से बात कर ले रहे हैं। अगर यहाँ गोल्डस्टीन कहा तो यहाँ पर भी क्या कहना चाहिए था? डब्ल्यू क्रूक। और यहाँ थॉमसन को अगर रिफ़र करा तो यहाँ पर रदरफोर्ड को रिफ़र करना चाहिए था। इसलिए थोड़ा सा ना ये डिस्टर्बेंस आ गई है इसके अंदर। तो आप भी घर पे जाओगे तो परेशान हो जाओगे बुक पढ़ के कि ये क्या हो गया। तो मैं इसको पूरी बेसिक चीज़ बता दे रहा हूँ। गोल्डस्टीन ने एनोड रेस के बारे में बताया था। वो एनोड रेस असल में प्रोटॉन ही रदरफोर्ड ने बताया था। अब समझ में आ गया, अब क्लियर हो गया होगा माइंड। इसलिए अब समझ में आ रहा है कि हाँ सर ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहले डिस्कवर इस लिहाज से और इस लिहाज से प्रोटॉन बाद में हुआ है। सही है बच्चों? ठीक है। तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम रखा था और गोल्डस्टीन ने सिर्फ एनोड रेस डिस्कवर किया था। कैसे किया था बच्चों? सेम वही तरीका, डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू। लेकिन इस बार डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने कैथोड जो यूज़ किया था ना, वो कैसे यूज़ किया था? परफोरेटेड कैथोड। याद आ रहा है कुछ 10 क्लास की बात? परफोरेशन, छोटे छोटे सुराख कर दिए थे कैथोड के अंदर ना। ये कैथोड है जैसे कि नेगेटिव, दिस इज़ नेगेटिव कैथोड है ये, और ये एनोड है पॉजिटिव वाला। कैथोड पे छोटे छोटे सुराख कर दिए थे। क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस आपको पता है बड़े होते हैं, पॉजिटिव रेस बड़े होते हैं ना, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में बड़े होते हैं। तो वो इस थिन फॉयल से या मेटल प्लेट से आर पार नहीं हो पाते हैं कैथोड के। तो कैथोड पे छोटे छोटे होल्स कर देता, सुराख कर देता, ताकि ये प्रोटॉन से आर पार हो जाए। जब ये प्रोटॉन आर पार होता है, बैक साइड पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग करते हैं, ZnS जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर देते हैं। जिंक सल्फाइड पे जब भी कोई पार्टिकल टकराता है इस कोटिंग पे, तो एक फ्लैश होता है, एक रेड कलर का ग्लो अपेयर होता है। तो बैक साइड पे एक रेड कलर का ग्लो, लाल कलर की चमक अपेयर होने शुरू हो गई। और ये इस होल के अंदर से ना एक कैनल की सूरत में, जैसे नहर होता है ना, नहर बहते हैं, स्ट्रीम्स, नहरों की सूरत में ये बाहर निकल रहे थे। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? कैनाल रेस। क्योंकि जब इन परफोरेशंस में से, इस सुराख में से जब निकलते हैं ना ये एनोड रेस, तो कैनल्स की तरह, नहरों की तरह निकलते हैं, तभी इसको एक और नाम देते हैं कैनाल रेस। तो गोल्डस्टीन साहब ने भी सेम वही इस्तेमाल किया, क्या? डिस्चार्ज ट्यूब। लेकिन इसने कुछ मॉडिफिकेशन की किसके अंदर? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। किया क्या? कैथोड रे को उसने परफोरेटेड कर दिया। परफोरेटेड मतलब होल्स कर दिए, सुराख कर दिए, छेद कर दिए छोटे छोटे। और क्यों क्या सुराख छोटा छोटा? चूँकि प्रोटॉन बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, ताकि वो आराम से सुराख से पार हो जाए, तो बैक साइड पर टकराए तो वहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस हो जाए। बस समझ में आ गया? अब ये हो गया 2 पार्टिकल। थर्ड पार्टिकल हमारे पास है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन। अच्छा, ये दो तो समझ में आ गया ना आपको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। जितना मैंने बताया ना हर बॉक्स के अंदर जो जो बात मैंने बताई वो आप समझ लें। डिनोशन, डिस्कवरी, एयर, मेथड, ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। ये मैं MCQs के लिहाज से बता रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट आपको ये चीज़ कर रहा हूँ। मैं डिटेल में नहीं लिखाऊंगा इसकी आपको, ठीक है? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन थर्ड पार्टिकल है और आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। एटम का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने एटम का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। दिस इज एन एटम। एटम है ना भाई एक। एटम के जो न्यूक्लियस है डॉटेड लाइन से बनाते हैं। एटम के न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का होता है भाई, बाहर मूव कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। ऑर्बिट बोलते हैं ना इसको, ऑर्बिट भी बोलते हैं इसको। इसको ऑर्बिट भी कहते हैं, इसी को शेल भी कहते हैं, इसी को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। और आगे हम पढ़ेंगे इसी को स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं। 4 नाम है भाई।
यही जो चीज़ ऑर्बिट है वही शेल है, वही एनर्जी लेवल है, वही स्टेशनरी स्टेट है, मतलब वही सिंपल मदार जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है और न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है और एक न्यूट्रॉन जिसका नो चार्ज होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन को n से शो करता है, n के ऊपर 0 लगा देते हैं समटाइम्स बताने के लिए कि इसका कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। और तो न्यूट्रल है, नो चार्ज है, जब चार्ज है ही नहीं तो फिर 0 हो गया। मास कितना है? स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन, प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है, 19-20 का फ़र्क है जिसको हम कहते हैं ना। देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसकी मास में। जब ज़मीन आसमान का फ़र्क कहा जाए तो बहुत बड़ा फ़र्क है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में 19-20 का फ़र्क है। बस मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कितना बड़ा फ़र्क है, -31 पावर -27 पावर, बहुत बड़ा फ़र्क है कि एक प्रोटॉन 1836 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है ना उसका मास देखो बहुत स्लाइट सा फ़र्क है। पावर तो सेम है 27 पावर सेम है -27, कोफिशिएंट चाहिए ना भाई, ये 1.67 है, इस 67 को रिवर्स कर दो क्या हो जाए 1.76, 10 की पावर -27 kg। हल्का सा फ़र्क है, स्लाइड सा कोफिशिएंट में फ़र्क आ रहा है। ग्राम में कह देंगे, मतलब ये ग्राम में अगर हम कह देंगे तो 10 की पावर -24 ग्राम हो जाएगा ये। इसका मतलब प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन है। ये जो सिंबल होता है इस तरह से बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, इसका मतलब होता है नियरली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, करीब करीब लगभग बराबर है। इक्वल टू नहीं पड़ता, इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पड़ता है। मैथ्स में बनाया होगा कभी ऐसा निशाना। तो लगभग प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के बराबर है। न्यूट्रॉन स्लाइटली हैवी होता है किससे? प्रोटॉन से। स्लाइटली हैवी, बहुत हैवी नहीं होता, हल्का सा भारी होता है। 19-20 का फ़र्क जिसको हम कहते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं समझो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मुकाबले में तो बहुत फ़र्क है। एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 18 तो 36 गुना भारी है, लेकिन एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मुकाबले में थोड़ा सा भारी है। बिल्कुल बराबर भी नहीं कह सकते हैं, बस हल्का सा तो फ़र्क है, हल्का सा भारी है। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कह सकते हैं मास। जो 1.67 है वो 1.76 है। सब बस समझ में आ गई? एनी इशू, कोई प्रॉब्लम समझ में आ गई? ओके अच्छा, अब इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। साइंटिस्ट का नाम है जेम्स चैडविक। हर साइंटिस्ट, तो एक ही साइंटिस्ट का नाम आएगा, एक ही साइंटिस्ट का नाम आता है जब हम कंट्रीब्यूशन डिस्कस करते हैं किसकी भाई? न्यूट्रॉन की। अब किस तरह और कब डिस्कवर किया था? 1932 1932 में डिस्कवर हुआ था ये, बाय मीन्स ऑफ आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी करी है। अब आपको पता है न्यूट्रॉन को हम डिस्चार्ज ट्यूब से डिस्कवर नहीं कर सकते थे। क्या वजह है, क्या रीज़न है? क्योंकि चार्ज ही नहीं है। अब ना वो एनोड की तरफ जाएगा ना वो कैथोड की तरफ जाएगा। इसके लिए जेम्स चैडविक ने एक अलग मेथड इस्तेमाल किया, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। रेडियोएक्टिविटी किससे कहते हैं? कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर से रेडिएशंस निकलते हैं, रेडियोएक्टिव रेस निकलते हैं, अंधेरे में जो चमकते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, उनको रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। दे आर नोन एज रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। और हमारे पास बहुत सारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स मौजूद है। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स दो तरह से होते हैं, रेडियोएक्टिविटी दो तरह की होती है। एक होती है नेचुरल रेडियोएक्टिविटी और एक होती है आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी जो कुदरती तौर पर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं, कुदरती तौर पर जो ऑलरेडी रेडियोएक्टिव हैं। हाँ क्या कह रहे हो? जो फितरी तौर पर जिसको अल्लाह ताला ने जिसके रेडियोएक्टिव ही पैदा किया, जैसे यूरेनियम, पोलोनियम, प्लूटोनियम, रेडियम, ये सारे हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास नेचुरली रेडियोएक्टिव हैं। मतलब अगर पहाड़ वगैरह से उसको निकालेंगे ना, पहाड़ के अंदर से, गुफा से, किसी केव से, किसी गार से, मिनरल के सूरत में, तो वो रोशनी दे रहा होगा, मतलब उसके अंदर से रेस निकल रही होंगी। और कभी कभार और एक होता है आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। इसमें हम क्या करते हैं, किसी नॉन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को रेडियोएक्टिव बना देते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, अब ये मार्कर है, अंधेरे में चमकेगा नहीं है, तो उसको हम, ये रेडियोएक्टिव नहीं है, लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी के थ्रू उसको रेडियोएक्टिव बना सकते हैं। वो कैसे करा जाएगा? बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल। इस मार्कर में मैं कुछ पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करूँगा, बम्बारी करूँगा, इससे क्या होगा कि ये भी रेडियोएक्टिव बन जाएगा। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी, ठीक है। इस पर पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करनी पड़ेगी। जेम्स चैडविक ने यही किया था न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, सेम किया था, बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल्स किया था इसके अंदर। जैसे कि उसने यहाँ पर एक लिया था बेरिलियम, एक मेटल होता है बेरिलियम, लोहे जैसा होता है, पतली से उसकी शीट ली थी। बेरिलियम नॉन रेडियोएक्टिव होता है, उसमें से रेडिएशंस का खराज नहीं होता, उसमें रेडिएशन नहीं निकलती बेरिलियम में से,
ठीक है। देखो आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी का क्या मतलब है कि किसी भी एलिमेंट पर बम्बार्डमेंट किया जाए और बम्बार्डमेंट करने से वो एलिमेंट भी रेडियोएक्टिव बन जाए। तो बेरिलियम BE एक एलिमेंट होता है बेरिलियम। बेरिलियम पे क्या किया उन्होंने, एक अल्फा रे टॉर्च लिया, अल्फा रेस को उस पर स्ट्राइक करवाया। एक तो लाइट टॉर्च होती है, इसमें रोशनी निकलती है, ये लाइट टॉर्च नहीं है, ये अल्फा रे टॉर्च है। एक टॉर्च है जिसमें से अल्फा रेस निकलेंगे, अल्फा रेस निकल कर इस बेरिलियम पे टकराएंगे जाकर, उस पर जाकर इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, अल्फा रे कैसे निकलेगा, इसके अंदर बैटरी नहीं होती, उसके अंदर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। रेडियो एक्टिविटी का डिटेल लेक्चर कल होगा, कल हम डिटेल पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में, कल की क्लास रेडियो एक्टिविटी पर ही है। आज बस थोड़ा बहुत किसी को इन्फॉर्मेशन है तो बस मैं बता दे रहा हूँ कि पोलोनियम PO सिंबल होता है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ये इस टॉर्च के अंदर होता है, इसके अंदर से रेस निकल रहे होते हैं, अल्फा रेस। वो अल्फा रेस जाकर टकराते हैं किस पर, बेरिलियम मेटल पर, और इसके अंदर से फिर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। अब ऐसा कैसे होता है, जैसे आप देख लें, दिस इज़ बेरिलियम मेटल BE। बेरिलियम मेटल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है और मास नंबर इसका 9 होता है। और अल्फ़ा पार्टिकल्स के बारे में कल हम पढ़ेंगे कि ये अल्फ़ा रेज असल में हीलियम की न्यूक्लियस की सूरत में ये एमिट होते हैं, हीलियम न्यूक्लियस की सूरत में। जो अल्फ़ा रेज होते हैं वो असल में हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, He2 हीलियम ही होता है वो, हीलियम आप कह सकते हैं। तो जो हीलियम है वही अल्फ़ा रेज है, रेडियो एक्टिव रे है एक तरह का, ये जो पोलोनियम के अंदर से निकलता है। तो ये हीलियम जब बेरिलियम में जाकर अब्जॉर्ब होता है तो एटॉमिक नंबर भी अब्जॉर्ब हो जाता है साथ में। तो 4 + 2 कितना हो जाता है, 6, और 6 आपको पता है कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर। और 9 + 4 कितना होता है, 13। लेकिन कार्बन का एटॉमिक मास होता कितना है, 12। तो एक बच गया। तो एक जो एटॉमिक मास है वो एक न्यूट्रॉन की सूरत में क्या होता है, इजेक्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो वो ये न्यूट्रॉन होता है जिसको जेम्स चैडविक ने ऑब्जर्व किया था और उसके बारे में बताया था कि ये एटम के अंदर पाया जाने वाला एक तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो डिस्चार्ज ट्यूब से डिस्कवर हो गए, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो किससे डिस्कवर हुआ भाई, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी से। कि जब बेरिलियम मेटल जो कि नॉन रेडियोएक्टिव है उसको रेडियोएक्टिव बना दिया हमने, कैसे, बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल। जब अल्फा रे उस पर स्ट्राइक किया तो उसके अंदर से भी रेडिएशन निकलने शुरू हो गया, और जो रेडिएशन निकल रहे थे, जो रेज निकल रहे थे, असल में किस चीज़ पर मुश्तमिल थी, न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल थी। तो इसलिए बहुत सारा टाइम लगा, देखो 1800-1900 के दौर में ये हो गया, लेकिन इसको 32 साल बाद 1932 में जाकर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है। रेडियो एक्टिविटी वगैरह एक बहुत बात का भी फिनोमिना था। समझ में आगे बात सारी सबको। तो ये आज हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस की, चैप्टर 2 के आज इंट्रोडक्शन डिस्कस किया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के मैटर क्या है, एटम क्या है, एटम का कॉन्सेप्ट किसने पेश किया, एटम के अंदर कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, और हर सब एटॉमिक पार्टिकल को किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका मास क्या होता है, इनका चार्ज क्या होता है, उस तरह से और बहुत सारी बातें डिस्कस की। क्लियर है सारी चीज़ें।